हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे? तो पेपर वन से हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रास के बारे में। ड्रास एक लोकेशन है। तो कोई मुझे बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि ड्रास लोकेशन जो है वो कहाँ की है? तो बताइए ज़रा। तो ड्रास के बारे में बात करेंगे। फिर अमृत मिशन के बारे में बात करेंगे। 2.0 का मिशन जो है वो लॉन्च हुआ है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। निहांग्स कौन होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यू फिल के बारे में डिस्कस करेंगे। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। एंड देन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वन हेल्थ कंसोर्टियम के बारे में डिस्कस करेंगे। डे लाइट लिंचिंग एंड लॉ टू प्रिवेंट इट, तो इसको लेकर एक आर्टिकल सामने आया है, तो इसको हम लोग जो है वो देखेंगे। एंड इकोनॉमिक नोबल के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो इस टॉपिक को पहले भी हम लोग ये दोनों टॉपिक को कवर कर चुके हैं, तो ये टॉपिक रिपीट हुआ है, तो इनको एक बार और जो है वो फिर से देखेंगे, कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज पेपर वन के सबसे पहले टॉपिक से। तो ड्रास या द्रास, तो ये जो टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो द्रास है, राइट, ये लद्दाख के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। इसे गेटवे टू लद्दाख कहते हैं। तो द्रास कहां पर है? लद्दाख में है। इस लोकेशन को गेटवे टू लद्दाख कहा जाता है, राइट। और ये किस चीज के लिए फेमस है? अपने हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग रूट्स के लिए फेमस है। उच्च ऊंचाई वाले ट्रैकिंग मार्गों और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध ये द्रास हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा लोकेशन। ये जो लोकेशन है ये स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है। ये काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री पॉइंट ये हम लोग को देखने को मिलती है। यहां पर हमारे जो भारतीय सैनिक है, राइट, तो इनको एलओसी की रक्षा के लिए पूरे साल बढ़ती ऊंचाई और ठंडे तापमान का सामना करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और साथ ही साथ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है ये पूरे दुनिया भर में, जहां पर टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम जो है वो हो जाता है। तो सोचिए कितनी कोल्डेस्ट जगह ये हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसकी कोल्डेस्ट जगह के लिए इसे कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया के तौर पर भी इसे जाना जाता है। सबसे ठंडा निवास स्थान के तौर पर भी इसे कहा जाता है। ये कहां पर सिचुएटेड है? तो जोजिला पास और कारगिल टाउन, तो इसके बीच में ये जगह हम लोग को देखने को मिलती है। -20 डिग्री सेल्सियस पर ये टेम्परेचर जो है वो चला जाता है सर्दियों के समय पर, और इसे कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया भी कहते हैं। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने सेलिब्रेट किया दशहरा उत्सव हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के साथ कारगिल के द्रास एरिया में, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमृत या अमृत मिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे 2.0 के बारे में। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 को, अमृत 2.0 को 2025-2026 तक का ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन 2.0 मिशन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि हमारी जो सिटीज हैं उनको वाटर सिक्योर बना देगा, शहरों को जल सुरक्षित बना देगा और आत्मनिर्भर जो है वो बना देगा, सेल्फ सस्टेनेबल जो है वो बना देगा। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। स्पेशली देखो, अमृत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अमृत मिशन जो है वो वाटर को, पानी को प्रोटेक्ट करने से एसोसिएटेड ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पानी हम लोग जो है वो कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करें। और ना ही सिर्फ पानी, ये सैनिटेशन पर भी टारगेट करता है क्योंकि ये फोकस करता है सीवेज के ऊपर, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है कि सीवेज कनेक्शन सबके घर पर जो है वो होना चाहिए, सबके घर पर नल का पानी जो है वो आना चाहिए, राइट। तो इस पर मेनली ये टारगेट करता है अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लॉन्च किया गया था कि लोगों की जो लाइफ है, राइट, तो वो आसान हो जाए, काफी अच्छी हो जाए, उनके घर पर पीने का पानी जो है वो का कनेक्शन लगा दिया जाए, राइट। और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर जो है वो लगवाया जाए, यानी कि सीवेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, राइट। तो उस पर ये टारगेट करता है। तो ये बेसिकली 500 सिटीज को जो है वो टारगेट किया था और अभी तक 1.1 करोड़ हाउस होल्ड के पास जो है वो पीने का यानी कि नल कनेक्शन जो है वो लग चुका है और 85 लाख सीवर या फिर सेप्टेज कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जा चुका है। हालांकि ये सब फिगर आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपसे अगर अमृत मिशन की बात जो है वो पूछी जाएगी तो आपके दिमाग में तुरंत पानी को बचाने से रिलेटेड ये मिशन हमें देखने को मिलता है। लोगों के घर पे पीने का पानी का कनेक्शन जो है, टैप वाटर कनेक्शन जो है वो लग जाए, तो इस पर ये मेनली टारगेट करता है और साथ ही साथ सीवेज कनेक्शन पर टारगेट करता है। और अमृत 2.0 के टारगेट्स की बात करें गाइस तो लगभग 68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों
कि सभी घरों में पानी की आपूर्ति का 100% कवरेज। तो 100% कवरेज करना है वाटर सप्लाई का सभी हाउस होल्ड में 4700 अर्बन लोकल बॉडीज के। यहाँ पर 68 करोड़ टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है और 100% कवरेज देना है सीवेज के लिए भी, राइट, सीवेज या सेप्टेज कनेक्शन के लिए भी 500 अमृत सिटीज में, राइट, और इसमें ये प्रोवाइड कराएंगे 64 करोड़ सीवर्स या सेप्टेज कनेक्शंस को। और इसके अलावा ये एक प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो टारगेट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं एक प्रिंसिपल को, राइट, सर्कुलर इकोनॉमी के, जिसमें ये वेल्थ जनरेट करेंगे, जिसमें ये पैसे जो है वो जनरेट करेंगे किस चीज से, 3R का उपयोग करके धन जो है वो उसको जनरेट करेंगे, राइट, वेस्ट से, राइट। तो वेस्ट से मनी जो है वो जनरेट किया जाएगा, वेल्थ जो है वो जनरेट की जाएगी, वेस्ट टू वेल्थ का ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। इसमें 3R का उपयोग किया जाएगा। बताओ जरा 3R कौन से कल की क्लास में भी आपको पढ़ाया था, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। रियूज, रियूज, रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कल भी मैं इसी चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। तो ये इस चीज पर मेन 3R पर जो है फोकस किया जा रहा है, 3R के साइकिल्स पर फोकस किया जा रहा है, राइट। और इसमें कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा रहा है, इसमें फोकस किया जा रहा है कि संरक्षण, पानी को जो है वो संरक्षण, पानी का संरक्षण होना चाहिए, स्पेशली जो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर बॉडीज जो है उनको कंजर्व करना है, राइट, उनको रेजुविनेट करना है, यानी कि उनको दोबारा से ठीक करना है। जो अभी वाटर टेबल जो डाउन हो गया है, पीने के पानी की समस्या जो हो रही है, पानी की समस्या जो हो रही है, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो उसको दोबारा से जो है वो हमें ठीक करने पर फोकस कर रहा है। डेटा लेड गवर्नेंस होना चाहिए, पानी को मैनेज करने के लिए हमारे पास पर्याप्त तरीके से डेटा होने चाहिए, डेटा कलेक्ट होनी चाहिए, डेटा शेयर होने चाहिए आपस में, जो वाटर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो अथॉरिटीज हमें देखने को मिलती है उनके बीच में, या फिर हमारी कंट्री के अंदर वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज हैं, राइट, तो उनके बीच में जो है ये डेटा शेयर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी सबमिशन होने चाहिए, यानी कि लेटेस्ट पूरे दुनिया भर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, स्किल आ रही है, राइट, जो इस मिशन को जो है वो हेल्प कर सके, तो वो जो है वो इंप्लीमेंट की जानी चाहिए, राइट। तो ये सब इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। पेयजल सर्वेक्षण की बात करें तो ये सर्वे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो शहरों के बीच पे मतलब कंपटीशन को, हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करने के पर्पस के लिए पेयजल सर्वेक्षण जो है वो लाया जाएगा। तो ये सब चीजें अमृत 2.0 के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे निहंग के बारे में कि निहंग ग्रुप जो है वो कौन है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि ये ग्रुप ने पिछले साल भी ये ग्रुप क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इस साल भी इस ग्रुप के कुछ लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में हमें नजर आ रहे हैं, इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति की जो है वो हत्या कर दी गई है न्यू दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर पर, राइट, और कथित तौर पर बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति ने जो है वो एक पवित्र पाठ का अपमान किया था और इस कारणवश उसकी जो है वो हत्या कर दी है। और हत्या करने के बाद, यानी कि किसी व्यक्ति को मारने के बाद जो है जैसे होता है ना कि आप जो है वो गिल्टी फील करते हो कि आपने जो है वो क्राइम कर दिया, बट ये गिल्टी फील नहीं कर रहा है, तो इस चीज ने भी और ज्यादा कंसर्न जो है वो रेस कर दिया है, राइट। और इसको लेकर द हिंदू में कल की डेट में एक आर्टिकल भी जो है वो आया था, राइट। तो इसके बारे में भी आपने अगर द हिंदू के आर्टिकल को रीड किया होगा तो इसका आपको आइडिया होगा, और बाकी इस न्यूज के बारे में आइडिया तो आपको पता ही होगा इस चीज के बारे में। स्पेशली जो स्टूडेंट्स यूपीएससी 2022 बैच में है तो उनको मैं जो है वो अपडेट करता हूँ वेरियस न्यूज वगैरह से भी, जैसे द हिंदू के एडिटोरियल्स आर्टिकल से भी और डिटेल में। वैसे कि अगर आप जो भी स्टूडेंट जिन्होंने सिंपल जो करंट अफेयर्स का पेड पैकेज लिया है जो यूपीएससी 2022 में नहीं है, इस बैच में नहीं है, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ यूपीएससी 2022 बैच में मेंस की अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्डअप करनी है आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इसलिए मैं उनको कुछ एक्स्ट्रा स्टफ देता हूँ, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पर जो चीज मैं कवर करवा रहा हूँ वो अधूरी है। वो पूरी चीज मैं यहाँ पर आपकी करंट अफेयर्स की A to Z कवर करवाता हूँ, राइट। यूपीएससी 2022 बैच में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता हूँ कि वो अपने आंसर को किस तरीके से बनाएंगे, राइट। तो उस तरीके की एक प्रैक्टिस और इवन मेमोराइज करने के पर्पस के लिए, क्योंकि क्या होता है कि इस एग्जाम में गाइस आप लोग को जो है वो चीजों को लिखना है और लंबे समय तक चीजों को याद रखना है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, उनको एक हैबिट डलवा रहा हूं क्या, आर्टिकल वगैरह रीड करने की। जैसे कि आप अगर जितना रीड करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे कि मैं स्टूडेंट से बोलता हूं कि रेदर देन वॉचिंग एनी पर्टिकुलर लेक्चर, आप जो है वो बुक से रीड करें। जैसे यूपीएससी 2022 के बैच में मैं यही प्रैक्टिस करवाता हूं कि आपको जो है वो पहले रीडिंग करवाता हूं, आपकी रीडिंग होती है, उसके बाद फिर उस टॉपिक पर क्या चीज काम की है, क्या चीज काम की नहीं है, किस चीज पर मेंस के लिए कैसी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप करनी है उस टॉपिक पर, मतलब यानी कि सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है, तो उसका फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो इससे फायदे बहुत सारे होते हैं कि आप एक टॉपिक के ऊपर एक बहुत अच्छी कमांड जो है वो बिठा लेते हैं। और इस बैच के अंदर एक टॉपिक को 3 से 4 बार आप पढ़ रहे हैं, यानी कि हर एक टॉपिक को 3 से 4 बार तो आप ड्यूरिंग द कोर्स ही पढ़ रहे हैं, राइट, कोर्स के दौरान ही पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि इतना अगर आप कवर कर लेंगे तो फिर सिलेक्शन से कैसे कोई, मतलब आपको जो है वो रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है।
तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज करें और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो अपनी तैयारी करें, राइट, जो इस एग्जाम की डिमांड है, राइट। और बाकी आप यूपीएससी 2022 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। वैसे भी अभी एक हफ्ता जो है वो निकल चुका है, मुश्किल से 2-1 हफ्ते के बाद तो मैं खुद भी बोलना जो है वो बंद कर दूंगा आपको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि 1 महीने के पूरे कोर्स को जब आप जो स्टूडेंट्स हैं जो 2022 में अपीयर हो रहे हैं तो फिर वो उसको रिकवर मतलब वो नहीं कर पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, 2023 के लिए जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं तो वो एटलीस्ट मतलब जो है वो कर सकते हैं, मतलब फॉलो अप जो है वो कर सकते हैं इस बैच को लेने के बाद, राइट। बट बाकी 2022 वाले तो फिर 1 महीना गया तो मतलब फिर स्टोरी खत्म, फिर आप 2023 से तैयारी करो, क्योंकि टाइम 2023 की तैयारी करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जितना आप टाइम वेस्ट करते रहोगे उतना एक एक दिन जो है वो आप लोग के लिए भारी पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर है। अभी जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया हुआ है दे आर फार अहेड, क्योंकि उनकी एक टॉपिक के ऊपर करीब 4 से 5 बार रिवाइज कर करके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गई है बहुत अच्छी। तो जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए डिफिकल्टी, और 1 महीने बाद तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा 2022 के लिए जो मैंने जो बैच ज्वाइन किया मतलब जो चालू किया है तो उस बैच को आपको ज्वाइन नहीं करना है 1 महीने के बाद, आज मतलब आज से 3 हफ्ते के बाद, राइट। क्योंकि 1 हफ्ते का कोर्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट जो है वो मैच नहीं कर पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे, तो क्या मतलब बोलने का, राइट। बट बाकी अगर आप सीरियस हैं तो आप जरूर कोर्स को ज्वाइन करें। वो कोर्स जो है वो आपकी बिल्कुल जो वो होती है ना प्रिपरेशन का स्टाइल जो है वो बदल देगा, राइट, मजा आने लगेगा। चलो एनीवेज आगे की बात करें तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक में हमें चीज देखने को मिल रही है कि इन्होंने जो है वो भी एक व्यक्ति को जो है वो मार दिया, राइट। और एक और चीज और लास्ट ईयर भी हमने देखा कि जो निहंग्स का जो ग्रुप है उन्होंने पटियाला के पुलिसमैन का हाथ काट दिया था, क्योंकि उसने उन्हें बोला था कि अपना मूवमेंट पास जो है वो दिखाओ, राइट, मूवमेंट पास दिखाओ। पुलिसमैन ने बोला था उन्हें कि लॉकडाउन के दौरान कि आप अपना मूवमेंट पास दिखाइए, तो उसमें वो गुस्सा हो गए थे और हाथ जो है वो काट दिया था। अब देखो, अब बात जो है यहाँ पर तो एक तरफा स्टोरी जो है वो लिखी हुई है, वेरियस जगह पर अलग अलग चीजें जो है वो आई गई थी कि वो पुलिसमैन जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा था निहंग को, तो बहुत सारी चीजें थी, बट वी विल नॉट गो इनटू डेप्थ। आपको बस ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि आप एकदम से चीजों को जज मत किया करो, राइट। कहीं पर भी अपनी पर्सनल लाइफ की भी अगर मैं आपसे बात करूं तो एकदम से किसी को आपको जज नहीं करना है, राइट। और क्योंकि एकदम से जज करने वाली जो चीज होती है वो काफी भारी पड़ जाती है और काफी गलत होती है, और आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने वाले हो, तो आपको बिल्कुल भी जो है वो चीजों को तुरंत जो है वो जज नहीं करना है। जैसे आप निहंग्स के बारे में लिखेंगे तो हाँ, निहंग्स की क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ रही है, दैट इज फैक्ट कि इस ग्रुप की क्रिमिनल एक्टिविटी दिख रही है, बढ़ती जा रही है, बट दैट डजंट मीन कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो क्रिमिनल है, राइट। अंडरस्टैंडिंग सेम वैसे ही कि आप आईपीएस ज्वाइन करेंगे, राइट, आप पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ लोग, कुछ करप्टेड लोग, कुछ खराब लोग की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को जो बदनाम किया जाता है, बट दैट डजंट मीन कि इस पूरे डिपार्टमेंट में ऑनेस्ट लोग नहीं, ऑनेस्ट लोग भी हैं, राइट। तो वही चीज है, आपको अपने मेंस के आंसर में इस प्रकार की अप्रोच नहीं रखनी है कि एक ग्रुप को जो है कि एक ग्रुप जो है वो उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। आप लिखेंगे कि हाँ इस ग्रुप की क्रिमिनल एक्टिविटीज दिख रही हैं, बट दैट डजंट मीन, ये भी चीज मेंशन करिएगा कि दैट डजंट मीन कि वी कैन डिक्लेयर दिस पर्टिकुलर होल ग्रुप एज क्रिमिनल, राइट, या एज अ क्रिमिनल ग्रुप, कि इस पूरे ग्रुप को हम क्रिमिनल ग्रुप डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी जल्दी जज करना गलत है। और दूसरी बात, एक ग्रुप के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और कंसर्न वाली बात तो यहाँ पर यही हुई है कि इस ग्रुप में जो इस व्यक्ति ने जो मर्डर किया था, जिन लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति का जो है मर्डर किया था, उन लोगों को कोई भी अफसोस नहीं है, राइट, मर्डर करने का, दे आर नॉट गिल्टी। तो दिस इज द मेन कंसर्न, राइट, कि किसी की जान ली गई है और गिल्टी आप फील नहीं कर रहे हैं, तो वो वाली चीज होती है। जैसे होता है ना कि मतलब कुछ माइंडसेट, पूरा गेम होता है माइंडसेट का, राइट। कुछ लोग के लिए कोई बड़ा क्राइम जो है वो बड़ा क्राइम होता नहीं है, सिंपल सी जो है वो चीज होती है। कुछ लोग के लिए एक चींटी को भी मारना जो होता है वो एक क्राइम जो है वो हो जाता है कि अरे यार उसने एक की जान चली गई, उसके कारण एक की जान चली गई। जैसे होते हैं काफी इमोशनल लोग होते हैं, उनसे अगर गलती से कुछ हो भी जाता है ना बड़ा, जैसे कोई उनसे कुछ गलती, जैसे वो गाड़ी चला रहे हैं, गलती से कोई बेचारा स्ट्रीट डॉग उनकी गाड़ी में आकर मर गया, उनने कोशिश भी की उसको बचाने की बट वो नहीं बचा पाया, तो वो व्यक्ति, कुछ लोग तो बहुत गहरे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि उनसे क्या हो गया, ये हत्या हो गई उनसे, बात समझ रहे हो। तो वो वाली चीज यहाँ पर थोड़ी सी ये कंसर्न वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि आपके जीएस पेपर 4 में जो है वो काफी हेल्प करेगी, इस टाइप की चीज है, राइट। चलो एनीवेज अभी आगे की जो है वो अपन चर्चा करते हैं कि निहंग्स जो अपना टॉपिक है मेन, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो निहंग जो है गाइस, ये एक ऑर्डर हम लोग को सिख वॉरियर का देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए ब्लू कलर के जो वस्त्र जो है ये पहनते हैं, अपने साथ काफी प्राचीन हथियार जो है वो रखते हैं, जैसे कि तलवार हो गई, भाले हो गए, राइट। इसके अलावा इनकी जो टर्बन्स होती है, पगड़ी जो होती है, आप देखिएगा काफी डेकोरेटेड होती हैं। एक मेरे ख्याल से एक गाना है सिंग इज किंग का, या फिर एक अक्षय कुमार की एक बढ़िया सी मूवी है जिसमें वो दिखाया हुआ है,
वो डांस करते हुए। सिंग इज ब्लिंक करके ऐसा कुछ है, वो मूवी है, कुछ बढ़िया सी कॉमेडी मूवी है, तो उसमें ये वाला एक डांस जो है वो दिखाया हुआ है, राइट, जिसमें निहंग जो है वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी अच्छी फोटो है वो, आप चाहें तो गूगल करके देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो निहंग, अब देखो निहंग का फारसी में मतलब जो होता है, पर्शियन में मतलब जो होता है वो होता है एक मगरमच्छ, तलवार और कलम। बट निहंगों की विशेषताएं, संस्कृत शब्द निहिशंक, निहिशंक जो एक संस्कृत शब्द है, इससे अधिक प्रतीत होती है, जिसका अर्थ है बिना भय का, बेदाग, शुद्ध, लापरवाह और सांसारिक लाभ और आराम के प्रति उदासीन, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, यानी कि इसको कोई मटेरियलिस्टिक चीज जो है वो नहीं चाहिए, मतलब जैसे होता है ना मॉन्क्स लोग, राइट, तो आप ये इनको मॉन्क, एग्जैक्टली मॉन्क नहीं कहेंगे, बट हाँ ये होते हैं, मतलब इनकी आइडियोलॉजी थिंकिंग इसी प्रकार की होती है कि वर्ल्ड में जो भी कुछ है वो मटेरियलिस्टिक है, राइट, तो उस टाइप की चीज इनकी आइडियोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है। अब ओरिजिन की बात करें गाइस, तो इनके जो ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे बेटे हैं फतेह सिंह 1699 टू 1705 के पीरियड के लिए ये अपीयर हुए थे एक ब्लू कलर के चोल में, चोल समझते हो ना, ड्रेस वस्त्र, और ब्लू टर्बन में, पगड़ी थी इनकी नीली कलर की, जिसमें एक डुमला हम लोग को देखने को मिला था। डुमला क्या है, एक छोटा सा कपड़ा हम लोग को पंख बनाने वाला देखने को मिलता है, पंख बनाने वाले कपड़े का टुकड़ा हम लोग को देखने को मिलता है। अपने बेटे को इतना प्रतापी देखकर गुरु ने कहा कि यह खालसा के लापरवाह सैनिकों निहंगों की पोशाक होगी। तो ये ओरिजिन जो निहंगों का हुआ है वो इसी पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के तहत हम लोग को देखने को मिला है, हुआ है। तो ये स्टोरी लाइन थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए थी, राइट। चलो आगे की बात कर लेते हैं। हाउ निहंग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर सिख वॉरियर, तो दूसरे सिखों और सिख योद्धाओं से कैसे ये भिन्न हम लोग को निहंग देखने को मिलते हैं। तो निहंग ऑब्जर्व करते हैं खालसा कोड ऑफ कंडक्ट को, राइट, खालसा आचार संहिता की सख्ती से पालन करते हैं, तो एकदम सख्ती से पालन करते हैं। वे किसी सांसारिक स्वामी के प्रति निष्ठा का दावा नहीं करते हैं। भगवा के बजाय वे अपने मंदिरों के ऊपर एक नीला निशान साहिब यानी कि ध्वज फहराते हैं, फ्लैग फहराते हैं नीले कलर का। तो सिख हिस्ट्री में इनका रोल, इतिहास में इनकी भूमिका क्या है, तो पहले सिख शासन, जो पहला सिख रूल हम लोग को 1710 टू 1715 के बीच में देखने को मिला था, जब वो मतलब गिर गया था, पतन हो गया था उसका, तब मुगल गवर्नर सिखों को मार रहे थे और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह दुरानी के हमले के दौरान सिख पंथ की रक्षा करने में निहंगों की प्रमुख भूमिका थी। तो इन्होंने सिख पंथ की जो है वो रक्षा करी थी निहंगों ने, राइट। और ये उस समय, जिस समय मुगल गवर्नर जो है वो सिखों को मार रहे थे और अफगान का जो इन्वेडर जो था, राइट, इसने जो है वो हमला किया था इंडिया के अंदर, आक्रमणकारी, अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह दुरानी ने इंडिया के ऊपर जो है वो हमला किया था और सिखों के ऊपर जो है वो हमला बोल दिया था। तो उस दौरान निहंगों ने जो है वो मतलब अपनी भूमिका निभाई थी, हेल्प करी थी डिफेंड करने में, राइट। तो ये चीज है। और निहंगों ने अमृतसर में अकाल बूंगा, जिसे अब अकाल तख्त के नाम से जाना जाता है, तो अमृतसर में अकाल बूंगा में सिखों के धार्मिक मामलों पर नियंत्रण कर लिया निहंगों ने। वे स्वयं को किसी सिख मुखिया के अधीन नहीं मानते थे और इस प्रकार अपना स्वतंत्र अस्तित्व इन्होंने बनाए रखा है। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनका हमें देखने को मिलता है। ये किसी भी सिख से एसोसिएटेड नहीं है, सिख से अपने आप को जो है वो अलग मानते हैं, इंडिपेंडेंट मानते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और 1849 में सिख साम्राज्य के पतन के बाद उनका प्रभाव समाप्त हो गया था, जब पंजाब के ब्रिटिश अधिकारी ने 1859 में स्वर्ण मंदिर के प्रशासन के लिए एक प्रबंधक यानी कि मैनेजर सरबरा नियुक्त किया था। तो ब्रिटेन ने जैसे, या फिर ब्रिटिश अथॉरिटी ने जैसे ही जो गोल्डन टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सरबरा को नियुक्त किया था, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक मैनेजर, एक प्रबंधक को नियुक्त किया था, तब उस समय इनका प्रभाव जो है वो कम हो गया था, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा, इसे स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के पहले टॉपिक से। यहां पर बात हो रही है यू फिल के बारे में। तो देखो यू फिल, ये वाली फोटो देखो आप, ये जो फोटो आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, यू फिल में करते क्या है, जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप पे हम गए, वहां पर हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, फिर हमें अगर कार्ड को स्वैप करना है तो हम गाड़ी को वहीं पे खड़ी रखते हैं। 4 व्हीलर से आते हैं तो अक्सर हम गाड़ी खड़ी रखते हैं और पीछे गाड़ियों का जो है ढेर लगता है, फिर हम अपना स्वैप वगैरह कराते हैं पेट्रोल भरवाने के बाद, और उसके बाद फिर हमारी गाड़ी आगे निकलती है, राइट। तो ये प्रोसीजर होता है।
और ये स्वैप किसके ऊपर होता है, यानी कि हमारा कार्ड तो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के ऊपर होता है। ये चीज तो आप सभी को पता ही होगी कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पर, पीओएस डिवाइस पर हम लोग का कार्ड जो है वो स्वैप होता है। तो ये यू फिल बताऊं क्या है, ये यू फिल में आप जाएंगे, आप किसी भी यूपीआई से यू फिल के माध्यम से अपने पास, जैसे आप गूगल पे पर जो है वो बैलेंस जो है वो यू फिल के माध्यम से जो है वो कर लेंगे, यानी कि प्रीपेड रिचार्ज आप कह सकते हो, प्रीपेड रिचार्ज, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो है वो 100 रुपए का पेट्रोल लगाना है या 1000 रुपए का पेट्रोल लगाना है, ठीक है, आपकी गाड़ी में। तो आपको 1000 रुपए का पेट्रोल लाना है, आपने पहले ही यूपीआई के माध्यम से वो 1000 रुपए जो है वो अपने पास वो कर लिए, उसका एक आपने मतलब प्रीपेड रिचार्ज जो है वो करवा लिया है। जैसे ही आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, आपको सिर्फ एक क्यूआर कोड जो है वो दिखाना होता है, क्योंकि आप किसी भी यूपीआई ऐप से जो है वो पहले एडवांस में पे कर लेते हैं, और फिर जैसे ही पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप यूपीआई जो है वो उसको दिखाते हैं, यानी कि अपना ये सॉरी क्यूआर कोड जो है वो दिखाते हैं, और सामने वाले पीओएस डिवाइस जो होती है वो आपके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके तुरंत जो है वो ओके कर देती है, और आपके गाड़ी में जो है वो पेट्रोल डल जाता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, इसके फायदे, राइट, कि जिसमें कि वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें देखो क्लियरली क्या चीज लिखी हुई है, जीरो वेट पोस्ट फ्यूलिंग, फ्यूल डलने के बाद आपको वेट नहीं करना है, तुरंत जो है वो आपका काम हो जाएगा स्कैन करके। तो ये चीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि सामने आई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, जो कि एक पीएसयू हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर देखने को मिलती है, इन्होंने अनाउंस किया है यू फिल की लॉन्चिंग को, जो कि एक डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस है। यू फिल 65 सिटीज में लॉन्च की गई है और बहुत ही जल्दी पूरी कंट्री में लॉन्च की जाएगी। और देखिए गाइस, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है टचलेस प्री पेमेंट सोल्यूशन को, वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई थी, राइट। और इसमें किसी भी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो होती है उस पर मैनुअल जो है वो आपको कार्ड एंटर करने की जरूरत नहीं। आज की डेट में बड़े घोटाले नहीं हो रहे हैं कि कार्ड, आपके कार्ड को एज इट इज जो है वो पूरा का पूरा उसकी कॉपी जो है वो कर ली जाती है कार्ड की, राइट। आप जो है वो कार्ड को कहीं पर स्वैप करते हैं और आपके कार्ड की जो स्ट्रिप होती है ना, वो जो मेन काम की होती है, उसको जो है वो कॉपी कर लिया जाता है। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस फ्रॉड से भी बचा जा सकेगा इस यूफिल के माध्यम से। तो आप तो बस ध्यान में रखो कि यूफिल जो है वो किसने लॉन्च करी है और वो क्या है, तो उसका प्रोसीजर मैंने भी आपको बता ही दिया है पूरा, राइट। तो ये चीज है। अब वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल, क्वेश्चन आएगा कि किस गवर्नमेंट ने, किस कंट्री ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल जो है वो सेटअप करी है। तो जापान की गवर्नमेंट ने, जापान ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल जो है ये सेटअप करी है, राइट। इसकी लॉन्चिंग जो है वो करी है इसने। तो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, फूमियो किशिदा, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ये टारगेट कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाएगी कि किस प्रकार से वेल्थ का जो गैप है, जैसे कि मतलब रिच और पुअर के बीच में जो गैप है ना, तो उसको, उस इनकम गैप को जो है वो कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये काउंसिल जो है वो बनाई गई है। ये एक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप रखिए। इस पैनल के अंदर बताया जा रहा है कि काफी सारे मिनिस्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इवन प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी, और 7 प्राइवेट सेक्टर मेंबर जो होंगी वो महिला होंगी। ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है। यूएनएचआरसी के बारे में बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया जो है गाइस, उसे री इलेक्शन हो गया इंडिया का, इंडिया फिर से जो है वो री इलेक्ट हो गई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के 6th टर्म के लिए, 6ठे टर्म के लिए, राइट। और मेजोरिटी के साथ इंडिया को जो है वो चूज किया गया है। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट भी जो है वो ज्वाइन कर रही है 3 सालों के बाद। एक्चुअली हुआ क्या था, डोनाल्ड ट्रंप ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के काल के दौरान जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से क्विट कर लिया था। इसने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को कहा था कि ये बायस है, इसराइल के अगेंस्ट है ये, राइट। और इसके अंदर जो सुधार जो है वो उसकी कमी है, राइट। तो ये चीज हमें बताएगी कि सुधार अभी तक इसमें नहीं हुआ है, कमी है, राइट। तो इसको चलते अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के दौरान जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से एग्जिट कर लिया था। अभी फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन किया है और इंडिया फिर से अपने 6ठे टर्म के लिए जो है वो री इलेक्ट हो गई है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के कैंडिडेट जो होते हैं गाइस, ये पूरे मतलब हमारी ग्लोब से, हर एरिया से जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं। एक्चुअली जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को देखने को मिलता है इस प्रकार से कि हर एक एरिया से लोग जो है वो चुने जाए और इस काउंसिल का जो है वो सदस्य बने, यानी ये कंट्री जो है उनका रिप्रेजेंटेशन पूरे ग्लोब से हमें देखने को मिले, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो ये जोग्राफिकल ग्रुप जो है वो तैयार किए गए हैं इलेक्ट करने के लिए मेंबर्स को। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर हम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूं, तो सबसे पहली चीज तो इसका हेडक्वार्टर हम लोग को जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है। और इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी कि विश्वसनीयता की कमी थी इसमें, राइट, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसको मतलब हटाकर, जो कमी थी उस इशू को जो है वो हटाकर
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो लाई गई। ठीक है, तो ये चीज़ है छोटी सी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके 47 मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके इलेक्शन जो है वो हर साल होते हैं और बताया जा रहा है कि एक बार कोई मेंबर इलेक्ट होता है तो वो 3 साल के टेन्योर के लिए जो है वो सर्व करता है। और बताया जाता है कि एक कंट्री जो है वो 2 कॉन्सिक्यूटिव लगातार 2 बार इलेक्ट होने के बाद कंटिन्यूअस, यानी कि एक बार इलेक्ट हुई फिर एक बार इलेक्ट हुई फिर उसके बाद उसे एक बार गैप जो है वो देना पड़ेगा, फिर वो इलेक्ट हो सकती है। यानी कि लगातार 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बाद वो कंट्री जो है वो री इलेक्ट नहीं हो सकती है, राइट। फिर उसको एक गैप जो है वो देना पड़ेगा। अब इसके फंक्शंस की बात करें गाइस, तो ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो है वो पास करती है यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर्स हम लोग को सभी की सभी जो देखने को मिलते हैं उनकी पीरियोडिक रिव्यू की जाती है, यानी उनका रिव्यू किया जाता है, जिसे ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू कहते हैं। ये रिव्यू करती है, चेक करती है किस किस कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। फिर उसके बाद उल्लंघन को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट में, अपनी रिव्यू में जो है वो प्रस्तुत करती है। और इसके अलावा एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। जब भी कोई स्पेसिफिक कंट्री, जैसे अभी म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार के अंदर हम लोग को इश्यूज देखने को मिलते हैं, चाहे वो रोहिंग्या का इशू ले लो और चाहे अभी मिलिट्री में तख्ता पलट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। मिलिट्री रूल वहां पर हमें देखने को मिल रहा है, वहां की सरकार को उसने जो है वो हटा दिया है, राइट। तो ये चीज जब चल रही है तो इस दौरान काफी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के जो है वो केसेस सामने आए हैं। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, आपने न्यूज भी पढ़ी होगी कि ये चाह रही थी कि इसके एक्सपर्ट जो है वो म्यांमार में जाए, विजिट करें, चेक करें कि कहीं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से इसके एक्सपर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, स्पेसिफिक कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है जब भी कभी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ होता है। तो बात समझ में आई आपके? इसमें चैलेंजेस जो है वो क्या क्या इस बॉडी के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं और क्या क्या सुधार की इसमें आवश्यकता है। तो ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जो मेंबर स्टेट्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, राइट, यानी कि ह्यूमन राइट्स इस काउंसिल के अंदर जो मेंबर स्टेट्स हैं तो वो सऊदी अरेबिया है, रशिया है, चाइना। तो ये खुद ही ऐसी कंट्री हमें देखने को मिलती है जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो मिशन का जो एम है उसको फुलफिल नहीं करती है। चाइना तो सीधे सीधे आप जानते ही हैं, चाहे वो जिंगजियान की बात कर लें हम लोग, जिंगजियान प्रोविंस में जो उइघुर मुस्लिम्स है, चाहे उनकी बात कर लें, या फिर मतलब बहुत सारे केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। हांगकांग के अंदर जो प्रोटेस्टर्स हैं, राइट, तो उनके ऊपर जो है कल ही हमने बात करी थी इस चीज को लेकर कि ये वेरियस लोगों को जो है वो जो डेमोक्रेसी के लिए जो लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको मरवा देता है चाइना, राइट। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये एक इशू है। रशिया का भी सेम यही हाल है और सऊदी अरेबिया के बारे में तो आप जानते ही हैं। हालांकि माना मतलब कहा यह जाता है कि सऊदी अरेबिया काफी पीसफुल कंट्री है, पीस पर जो है वो विश्वास जो है वो करती है, बट ऑब्वियस ही बात है कि जैसे कि वहां पर गुनाह जो होता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि चोरी कर ली तो हाथ काट दिए जाएंगे, तो वो क्राइम जो है वो ब्रूटल है, तो उसको भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन जो है वो माना जाता है, कहा जाता है, राइट। और रशिया के अंदर जैसे कि काफी सारी न्यूज इस प्रकार की आती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जो क्रिमिनल है तो उसको जो है वो केमिकल मतलब यानी कि ब्रूटली उस पर जो है वो किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है क्रिमिनल्स वगैरह को, राइट। तो वो सब भी ह्यूमन राइट्स का जो है वो उल्लंघन है। तो ये सब चीजें बताई जाती है। तो ये सब ऐसी कंट्री जब ऑलरेडी इसकी मेंबर है, राइट, तो सीधे सीधे हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब कंट्री यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के मिशन के जो एम है उसको फॉलो अप नहीं कर पा रही, उसके लाइन पर हमें नहीं देखने को मिल रही। तो ये एक बड़ा इशू है ह्यूमन राइट काउंसिल के ऊपर विश्वास करने का। और यूएनएचआरसी में कई पश्चिमी देश की निरंतर भागीदारी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन हम लोग को काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज का देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। बावजूद उसके हमें ये भी चीज देखने को मिलती है कि मानव अधिकार की जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन राइट्स को लेकर, तो उस पर जो है वो संदेह किया जाता है। और साथ ही साथ नॉन कंप्लायंस, ये एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो फंक्शनिंग के जो रिस्पेक्ट है, जिस प्रकार से ऑपरेट करती है, कार्य करती है, राइट, तो उसका जो है वो पालन जो है वो नहीं किया जाता। यानी कि ये अगर कुछ मैंडेट्स वगैरह अपने दे रही है तो उसका पालन नहीं किया जाता। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। पावरफुल नेशन जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, इसका पार्टिसिपेशन नहीं हम लोग को देखने को मिलता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। वैसे अब देखिए, अब शायद हो सकता है, तो देखेंगे, अब आगे चल के बात करेंगे, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जिस हिसाब से जॉय बाइडेन जो है उन्होंने कहा है कि ये करेंगे। अब लेट्स सी, अब वक्त ही जो है वो बताएगा कि किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पार्टिसिपेशन हम लोग को यूनाइटेड स्टेट्स का पॉजिटिवली देखने को मिलेगा और एक्टिवली देखने को मिलेगा। तो आगे की बात है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं वन हेल्थ कंसोर्टियम के बारे में। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है वन हेल्थ कंसोर्टियम को। ये पहला वन हेल्थ प्रोजेक्ट हम लोग को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का देखने को मिल रहा है। और प्रोजेक्ट की बात करेंगे इस, तो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शन जो हम लोग को जूनोटिक के देखने को मिलते हैं। जूनोटिक डिजीज क्या होती है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कितनी बार आपको पढ़ा चुके हैं।
तो जितने भी जो भी ऐसी जो बीमारियां हैं, वायरल बीमारी, राइट, जो हम लोग को जीवाणु, वायरल, परजीवी जो संक्रमण हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसकी निगरानी करने की परिकल्पना की गई है। यानी कि इस चीज के चलते, इस प्रोजेक्ट के चलते, यानी कि ये फोकस कर रहे हैं कि ये सर्विलांस करेंगे, चेक करेंगे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक इन्फेक्शन को, जूनोटिक के, एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू एनिमल होने वाली जो बीमारी होती है वो जूनोटिक बीमारी होती है। एनिमल टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू एनिमल ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो है वो उपयोग करेगा कि जिससे कि बीमारियों का जो है वो डायग्नोसिस जो है वो किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, राइट। एंड डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल मेथोडोलॉजी, नई नई मेथोडोलॉजी जो है वो उसको डेवलप करेगा, राइट, कि जिसके चलते हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और भी तरीके से जो है वो बढ़ सके, इमर्जिंग डिजीज के स्प्रेड होने की, यानी कि हमारी समझदारी जो है वो बढ़ सके कि किस प्रकार से आज की डेट में बीमारी जो है वो फैल रही है तेजी से। तो उस पर हमारी समझदारी को बढ़ाने के पर्पस के लिए प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। वन हेल्थ कंसोर्टियम के अंदर 27 ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। इट इज लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद, राइट। इसके नेतृत्व में हम लोग को देखने को मिल रहा है 27 ऑर्गेनाइजेशन है। एंड नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच की दृष्टिकोण और आवश्यकता का महत्व क्या है। तो अभी आप जानते हैं कि कोविड-19 में हम लोग को दिखाई दिया है कि वन हेल्थ प्रिंसिपल के रिलीवेंस को जो है वो दिखाई दिया है इसने, राइट, कोविड-19 ने, कि किस प्रकार से जूनोटिक डिजीज जो है वो कितनी खतरनाक हो सकती है और कितनी तेजी से जो है वो फैल सकती है। तो आज की डेट में आवश्यकता है कि हम जो है वो होलिस्टिक अप्रोच लेकर आए, ये समझने के लिए कि ह्यूमन की हेल्थ, एनिमल की हेल्थ और वाइल्ड लाइफ की हेल्थ पर समझदारी बिल्डअप करने के लिए, और इनके बीच में क्या रिलेशन है, किस प्रकार के वायरसेस इनके बीच में आपस में फैल सकते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं, और उसको हम लोग मिनिमाइज करने पर काम करें, उसके डैमेज को, राइट। तो ये आवश्यकता है। और वन हेल्थ कंसेप्ट जो है वो क्या है गाइस, तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट हम लोग को मल्टीपल डिसिप्लिन का देखने को मिलता है, जो कि लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मिलकर काम करते हैं, राइट। मल्टीपल अथॉरिटीज मिलकर काम करते हैं, जिसमें कि ये बेसिकली एनवायरमेंट, एनिमल और ह्यूमन, इनके बीच में क्या, स्पेशली इनकी हेल्थ को लेकर क्या रिलेशन है, उस चीज को समझा जाता है, चेक किया जाता है कि किसी प्रकार से, जैसे कि ये देखो, ये ह्यूमन, ये एनिमल और ये एनवायरमेंट, तो इस प्रकार से जो है वो चेक किया जाता है कि इनका आपस में रिलेशन जो है वो किस प्रकार का है। कहीं इनके मतलब क्लोजनेस के कारण किसी प्रकार की वायरस, किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं बढ़ेगी, राइट, या फिर ह्यूमन की कुछ वेरियस एक्टिविटीज है, जैसे कि जानवरों को मारना, उनको खाना, तो उसके कारण कोई इशू तो आगे चल के नहीं डेवलप होगा, क्रिएट होगा। तो इस चीज को जो है वो बेसिकली कोलैबोरेटिव तरीके से लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर मिलकर काम किया जाता है, और इसी कंसेप्ट को वन हेल्थ कंसेप्ट जो है वो कहते हैं। और इट इज डिफाइंड बाय वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स, और इसी चीज को वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स ने डिफाइन किया है। तो वन हेल्थ मॉडल फैसिलिटेट्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड डिजीज कंट्रोल, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को तेज करता है ये वन हेल्थ मॉडल। और इसके अलावा जूनोटिक डिजीज क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है, आपने इसका आंसर जो है वो दे ही दिया होगा और अपन ने भी डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। बट आपको बता दें कुछ फैक्ट, जैसे कि जूनोसिस, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था रुडोल्फ विर्चो ने 1880 में, जिसके तहत किस चीज के लिए किया था, टू इंक्लूड कलेक्टिवली द डिजीज शेयर्ड इन नेचर बाय मैन एंड एनिमल, ऐसी बीमारी जो मैन और एनिमल के बीच में शेयर होती है नेचर में, एनवायरमेंट में, तो उस चीज के लिए ये वर्ड जो है वो जूनोसिस यूज किया था रुडोल्फ विर्चो ने। और बाद में आकर WHO ने 1959 में डिफाइन किया जूनोसिस को कि दैट आर दोज डिजीज एंड इन्फेक्शन विच आर नेचुरली ट्रांसमिटेड बिटवीन वर्टिब्रेट एनिमल एंड मैन। तो एनिमल, मैन और वर्टिब्रेट के बीच में ट्रांसमिट होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, जो बीमारी होती है, तो वो जो होगी वो जूनोसिस कहलाई जाएगी। और जूनोसिस जो है गाइस, ये बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती है, और इवन इसके अंदर अनकन्वेंशनल एजेंट्स भी जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। और देखिए गाइस, आज की डेट में बड़ी समस्या वाली बात यह है कि काफी सारी जो प्रमुख जूनोटिक रोग जो हैं, ये पशु मूल के भोजन के कुशल उत्पादन को रोकते हैं। जैसे आपको पता ही कि कोरोना वायरस के बाद काफी सारे लोग जो हैं उन्होंने नॉनवेज वगैरह जो है वो खाना छोड़ दिया, वीगन जो है वो बन गए हैं, राइट, क्योंकि उनको पता लग गया कि यार इससे जो है वो वेरियस बीमारी जो है वो हो सकती है। आपको नहीं पता कि कल मतलब कौन सा आप जो है वो जानवर खा रहे हो, कौन से एनिमल को खा रहे हो जिसमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई बीमार एनिमल को तो नहीं खा रहे जिससे कि आप बीमार पड़ जाओ, राइट। तो इस प्रकार की जब चीजें वायरल हुई, राइट, कोरोना वायरस के बाद, तो काफी सारे लोग जो है उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। इससे क्या हुआ, सीधे सीधे जो एनिमल ओरिजिन के जो फूड है उनके प्रोडक्शन पर भारी नुकसान जो है वो हुआ है, राइट। और इवन इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर, उस पर भी एक ऑब्स्टेकल हम लोग को देखने को मिला है, लगा है। तो इसलिए ये वाली एक इशू है कि ना ही सिर्फ हेल्थ
पर इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है, ओवरऑल इकोनॉमी पर भी जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये वाली चीज़ हमें बताई जा रही है। इंडिया के फ्रेमवर्क प्लान्स जो है वो क्या क्या है, तो इंडिया का वन हेल्थ विजन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ये एग्रीमेंट मतलब ये बना कैसे, यानी कि ये जो हमने जो वन हेल्थ विजन जो बनाया है उसके पीछे बहुत सारी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, राइट। तो ग्लोबल इनिशिएटिव है, सपोर्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ के गोल को अचीव करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें तो वैसे पहले भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो आपको रिकॉल हो रही होगी काफ़ी सारी चीज़ें। इन कीपिंग विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने स्टैब्लिश ऑलरेडी कर दी है 1980s के समय पर ही नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन जोनोसिस। तो जोनोसिस की स्टडी करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक कमेटी है, एंड इस साल फंड जो है वो सैंक्शन किए गए हैं कि हम लोग सेटअप करेंगे सेंटर फॉर वन हेल्थ को नागपुर के अंदर। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन्होंने लॉन्च करी है काफ़ी सारी स्कीम कि जो एनिमल की डिजीज जो आज की डेट में बढ़ती आ रही है 2015 से, तो उसको रोकने के लिए काफ़ी सारी स्कीम जो है वो लाई गई हैं। इसमें फंडिंग पैटर्न ये है कि 60-40 का नॉर्मल स्टेट्स की अगर बात करें तो 60% केंद्र देगी, 40% स्टेट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो 90% केंद्र देगी, 10% स्टेट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और यूनियन टेरिटरी के केस में तो आप जानते ही हैं कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में यूटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो 100% इसे फंड जो है वो लगाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी स्कीम के लिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब देखिए डे लाइट लिंचिंग एंड लॉ टू प्रिवेंट इट। तो डे लाइट लिंचिंग, तो ये मामला वही हम लोग को सिख का देखने को मिल रहा है। सिख नहीं कहेंगे एक्चुअली, इनको हम कहेंगे निहंग, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने जो है वो चर्चा करी थी, निहंग्स। तो इनका मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो रिसेंटली दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसानों के विरोध स्थल पर सिंघू में हाल ही में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। घृणा अपराध की क्रूरता को वीडियो में कैद और फिर से दिखाया गया। कानून की पूरी ताकत को कदम उठाने, दोषियों को शीघ्र और सुनिश्चित सजा लाने के लिए कहता है, राइट। तो अब देखो ये एक इशू जो है वो हम लोग को सामने देखने को मिला था इस प्रकार का। आप जानते हैं ये निहंग का इशू हमें देखने को मिला था। इतना खतरनाक जो इशू था वो मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे कि आप अगर ये फोटो देख पा रहे होंगे, राइट, इस प्रकार से एक व्यक्ति को, ये शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति था, एक गाँव का व्यक्ति, तो इसने एक्चुअली क्या किया था, मैंने आपको बताई है कि इसने मतलब एक पवित्र पाठ जो है उसके बारे में जो है वो गलत बोल दिया था, तो जिसके कारण से इसको जो है वो मार डाला। और इस प्रकार से पुलिस के बैरिकेड पे इसकी बॉडी के टुकड़े जो है वो लटका डाले। और ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ है, राइट। और ये मैं चाहता तो ये वाली चीज़ आपको नहीं दिखाता, इस प्रकार का कंटेंट सही नहीं होता दिखाना ऑनलाइन, बट आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, ये सब लाइव देखोगे। अभी तो फोटो में देख रहे हो आप, लाइव आपके सामने होंगी ये सब चीज़ें, राइट। तो उतना कठोर दिल और इतना मजबूत दिल तो आपको बनाना ही पड़ेगा यार। अब दिल क्या है, दिल तो कुछ नहीं है, एक ऑर्गन। ये नहीं तो बोलोगे नहीं सर दिल तो पागल है, राइट, दिल कुछ नहीं है, दिल तो पागल है, राइट। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मजाक वाली बातें हैं। आपको जो है वो कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस सर्विस में आप एंटर करने जा रहे हो आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ, अच्छा भी और वर्स्ट भी। सो गेट प्रिपेयर्ड, राइट। तो रिसेंट लिंचिंग हम लोग को अभी देखने को मिली है एक आदमी की, राइट। दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसान के विरोध स्थल पर सिंघू में हाल ही में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। घृणा अपराध की क्रूरता को वीडियो में कैद और फिर से दिखाया गया। कानून की पूरी ताकत को कदम उठाने, दोषियों को शीघ्र और सुनिश्चित सजा दिलाने के लिए कहता है। मतलब कि ये जो घटना जो घटी है, जो ये वीडियो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रहा है, ब्रूटल हेट क्राइम जो है वो कैप्चर किया गया है। एक किसान जो है, किसान की प्रोटेस्ट का स्थल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहां पर एक आदमी की पीट कर हत्या करके बैरिकेड पे जो है वो उसके शव को जो है वो लटका दिया गया। मतलब कटे फटे शरीर को एक पुलिस बैरिकेड पर बांध दिया गया, राइट। तो इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिली, और कह रहे हैं कि निहंग का एक समूह जो है वो इसमें इन्वॉल्व हम लोग को देखने को मिला है। और क्यों मारा गया है तो इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जो है वो बताया था। तो कहा यह जा रहा है कि इस प्रकार के एक्ट को जो है वो छोड़ा नहीं जाना चाहिए, राइट। इनको छुपने की जगह नहीं दी जानी चाहिए, और साथ ही साथ स्टेट को अर्जेंटली जो है वो एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये कांड जो है वो किया है। तो लिंचिंग क्या है गाइस, तो लिंचिंग के बारे में आपको पता ही है, राइट। जैसे कि मॉब लिंचिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, कि एक व्यक्ति है, उसको एक भीड़ ने आकर जो है वो मार डाला, राइट। अब भीड़ को थोड़ा अरेस्ट करते रहोगे, बट जो लोग इन्वॉल्व है इसमें एक्चुअल में, वो निहंग सामने आ गए हैं कि इनको जो है वो अरेस्ट करना है। और सबसे मतलब शॉकिंग बात, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा, फर्स्ट था कि मेरे ख्याल तीसरा टॉपिक था। फर्स्ट तो मेरे ख्याल से वो लोकेशन वाला था, द्रास। तो तीसरा कुछ टॉपिक था।
तो जब मैंने आपको क्या बताया था कि मतलब इन्होंने उस आदमी की हत्या करी बट ये बिल्कुल भी गिल्टी नहीं थे, तो वो एक मेजर कंसर्न वाली चीज जो है वो सामने आई थी। और लिंचिंग क्या है? तो लिंचिंग ये कोई भी एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट हम लोग को वायलेंस का देखने को मिलता है, मॉब के द्वारा किया गया, किस ग्राउंड के आधार पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, डाइटरी प्रैक्टिस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, एथनिसिटी या फिर कोई भी रिलेटेड ग्राउंड्स पर कोई मॉब जो है वो अगर किसी व्यक्ति को जो है वो मार देता है, राइट, वायलेंस किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है, यानी कि भीड़ जो है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है वो मतलब मार डालती है उसको, तो उस चीज को हम लोग लिंचिंग जो है वो कहते हैं। अब केसेस जो है वो किस प्रकार से हैंडल किए जाते हैं, तो हालांकि वैसे तो कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं है इसकी, बट कहते हैं कि जो हमारी आईपीसी के तहत ही कुछ धारा ऐसी है जिसके तहत कार्रवाई जो है वो की जा सकती है ऐसे लोगों के ऊपर जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होता है। कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 300 और 302 के तहत। आप जानते हैं 302 मर्डर का सेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों ने भीड़ ने इकट्ठा करके किसी को मार दिया, मतलब मर्डर है वो, राइट। तो ये मर्डर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो 302 के खिलाफ सामने वाले के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, तो ये मर्डर है। और कार्रवाई में सामने वाले को मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जीवन कारावास भी जो है वो दिया जा सकता है, या फाइन भी उसके ऊपर हो सकता है। ऐसे जो अपराध जो होते हैं जैसे मर्डर जैसे, वो कॉग्निजेबल होते हैं, नॉन बिलेबल होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, यानी कि उसमें कोई भी राहत जो है वो नहीं दी जानी, सजा जो है वो सामने वाले को होगी ही होगी, बेल नहीं मिलेगी किसी प्रकार से। और आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन सामने आई है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एक सेपरेट ऑफेंस जो है वो लिंचिंग के लिए होना चाहिए, राइट। देयर शुड बी अ सेपरेट ऑफेंस फॉर लिंचिंग, अलग अपराध जो है वो होना चाहिए, यानी कि एक अलग रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए। इवन जो ट्रायल कोर्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है, जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा होता है, राइट, तो उसे मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो देना चाहिए। जो लोग मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व हैं उन लोग के खिलाफ जो है वो जो मैक्सिमम जो कार्रवाई हो सकती है वो कोर्ट को करनी चाहिए, राइट। कड़ी कार्रवाई, स्ट्रिक्ट कार्रवाई, मैक्सिमम लेवल की, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक एग्जांपल सेट होगा कि जो भी लोग मॉब वायलेंस में इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कोर्ट जो है वो बहुत ही गंभीर कार्रवाई जो है वो करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तैनात करना चाहिए, कि जिसके चलते ये सीनियर ऑफिसर जो है वो मॉब वायलेंस या मॉब लिंचिंग को प्रिवेंट करने के लिए कार्रवाई निरंतर जो है वो करते रहे। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट को, सब डिवीजन को, विलेजेस को, जहां पर इस प्रकार के इंस्टेंसेस जो है वो रीसेंट पास में रिकॉर्ड किए गए हैं। और ऐसे प्लेसेस को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो वहां पर आप सख्त जो है वो प्रबंधन कर सकते हो, मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हो, जिससे कि फर्दर आगे चल के जो है वो इस प्रकार की एक्टिविटी फिर से ना दोहराई जाए। एंड नोडल ऑफिसर जो है जैसे ही कोई भी मामला अगर आता है किसी भी तरीके का मॉब लिंचिंग से रिलेटेड, राइट, तो नोडल ऑफिसर को तुरंत जो है वो ये पूरे मामले की जानकारी जो है वो डीजीपी को देना जरूरी है। और साथ ही साथ हर एक पुलिस ऑफिसर इसे ही इंश्योर करना चाहिए कि ये जैसे ही मॉब, जैसे ही भीड़ वगैरह इकट्ठा हुई इस प्रकार के जो मुद्दा है, और जैसे ही पुलिस ऑफिसर को लगा कि यार जो मुद्दा जो है वो गंभीर होता जा रहा है, भीड़ जो है वो किसी को मार देगी, तो तुरंत पुलिस ऑफिसर का मेन काम होना चाहिए उस भीड़ को जो है वो डिस्पर्स करवाना, राइट, हटाना, राइट। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें ब्रॉडकास्ट करना चाहिए रेडियो में, टेलीविजन में और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म में कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, कि अगर जैसे कि कोई रिपोर्ट आती है कि इस प्रकार की मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट जो है वो हो सकते हैं, तुरंत जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ब्रॉडकास्ट जो है वो करना चाहिए वार्निंग टाइप से, कि लोग जो है वो घर से बाहर ना निकले, इस प्रकार की पब्लिक प्लेसेस में जो है वो ना जाए अभी कुछ समय के लिए। ऐसा माहौल जो है वो बन रहा है, क्योंकि आइडिया लगी जाता है इस प्रकार की चीज़ें, कई बार रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को जब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। डिस्पाइट मेजर टेकन बाय स्टेट पुलिस मामला जो है वो मतलब देखती भी है, राइट, इनके द्वारा उपाय जो है वो किए गए हैं, उसके बावजूद भी अगर इफ इट कम्स टू द नोटिस ऑफ लोकल पुलिस दैट इंसिडेंट ऑफ लिंचिंग और मॉब वायलेंस हैज टेकन प्लेस, द जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन शैल इमीडिएटली लॉन्च एन एफआईआर। तो जैसे ही मामला पता लगता है, पुलिस के सामने मामला आता है कि यार मॉब लिंचिंग हो गई है, तो जिस क्षेत्र में वो मामला है घट रहा है, और उस क्षेत्र के जो पुलिस स्टेशन जो होता है, हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक क्षेत्र होता है, तो उस पुलिस स्टेशन को उस मामले से रिलेटेड तुरंत जो है वो एफआईआर लॉन्च कर देनी चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए लिंचिंग और मॉब वायलेंस विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को, यानी कि मॉब वायलेंस में या मॉब लिंचिंग में जो पीड़ित लोग जो हैं, तो उनके परिवार को जो है वो कुछ कंपनसेशन जो है वो दिया जा सके, राइट। तो इसके लिए एक स्कीम जो है वो लानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। एंड अगर इफ अ पुलिस ऑफिसर और एन ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर कोई पुलिस वाला जो है वो अपनी ड्यूटी को पूरी करने से फेल हो जाता है, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर मॉब लिंचिंग को रोकने से फेल हो गया अगर कोई पुलिस वाला, तो ये माना जाएगा कि उसने जानबूझकर जो है वो लापरवाही करी है। तो मतलब कि इसको पुलिस की तरफ से भी इस चीज को स्ट्रिक्ट बनाई जा रही है कि पुलिस तुरंत एक्शन ले, मतलब वही है कि पुलिस के ऊपर जो है वो गन पॉइंट लग जाएगी,
राइट, कि अगर वो कार्रवाई नहीं कर पाई तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और एवरी टाइम देयर इज अ केस ऑफ ऑनर किलिंग, हमें देखने को मिल रहा है कि जब भी ऑनर किलिंग, हेट क्राइम, विच हंटिंग, मॉब लंचिंग या कोई भी मामला होता है तो हम इन अपराधों से निपटने के लिए विशेष कानून की मांग करते हैं। बट एक्चुअल में हमें ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मर्डर से रिलेटेड जो, क्योंकि ये सब क्राइम जो है वो क्या है, मर्डर है, और इससे रिलेटेड हमारी सीआरपीसी, आईपीसी के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन है, सफिशिएंट प्रोविजन है इससे डील करने के लिए। तो ये मेंस के अंदर ये वाली चीज मेंशन करिएगा। एंड इसके अलावा जो भी गाइडलाइन जो है वो पूना वाला केस में जो प्रस्तुत करी है, राइट, तो वो भी जो है वो सफिशिएंट हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि डील कर सकती है मॉब लिंचिंग से रिलेटेड, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पूरी चीजें हैं, पूरे प्रोविजंस हैं, बट उसको हम लोग इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड स्टेट गवर्नमेंट के क्या अटेम्प्ट्स हम लोग को अभी तक देखने को मिले हैं। मणिपुर की बात करें, राजस्थान की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो ये बिल लेकर आई हैं, ये कानून लेकर आई हैं मॉब लिंचिंग को जो है वो रोकने के लिए, राइट। तो ये चीज़ है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ पेपर 2 से रिलेटेड पूरे टॉपिक्स फिनिश होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू पेपर 3। तो देखिए गाइस, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किन किन को मिला है, हालांकि पहले भी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 2021 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस में मिला है। आधा प्राइज जो है वो दिया गया है कैनेडियन बॉर्न, यानी कि कनाडा में जन्मे डेविड कार्ड को, और हाफ जो मिला है वो शेयर हुआ है इजरायली अमेरिकन जोशुआ डी एंग्रिस्ट और डच अमेरिकन गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस के बीच में। और देखिए, जो इम्पैक्ट हुआ है मिनिमम वेजेस के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, लेबर मार्केट्स पे, तो उस पर इन्होंने नेचुरल एक्सपेरिमेंट का उपयोग किया है, और इस चीज़ के लिए, उनके इस कार्य के लिए जो है वो इनको अवार्ड दिया गया है। एक्चुअली क्या हुआ है, ये इकोनॉमिक्स का अवार्ड जो मिला है ना इनको, ये मेनली इन्होंने क्या किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किसी की जो इनकम है, ठीक है, किसी की इनकम है, किसी व्यक्ति की इनकम है, उसके कम होने के पीछे जो वेरियस फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग बिहेवियरियल फैक्टर्स ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, उसकी इनकम जो है वो अच्छी खासी, यानी कि अच्छी खासी जिससे कि उसका घर चल सके, ठीक है, 15,000 रुपये उसकी जो है वो इनकम है लेट से। बट वो व्यक्ति जो है वो 15,000 को वेस्ट कैसे कर रहा है, रोज दारू पी पी के। तो उसका क्या है, बिहेवियरियल इश्यूज हम लोग को इसके देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण से ऑब्वियस ही बात है कि उसकी सेविंग्स जो है वो नहीं हो पा रही, और उसका मेन जो खर्चा जो चला जा रहा है, और बिल्कुल पूरी कमाई जो चली जा रही है, वो नशे में जो है वो चली जा रही है, दारू में चली जा रही है। तो ये इस प्रकार की चीजें भी, इस प्रकार की मेथोडोलॉजी भी जो है वो उपयोग करी है इन्होंने, इस प्रकार के फैक्टर्स को भी जो है वो ध्यान में रखा है, कि जिससे कि जो ये निकाल सकें कि मतलब किस प्रकार की मतलब कि एक्चुअल चीजें, कि क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसके कारण से लोगों की जो वेल्थ जो है उसमें डिक्रीज हुआ है, राइट। तो वो सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और डेविड कार्ड जो है उनको अवार्ड दिया गया है उनके इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर, लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर। और जोशुआ को और गुइडो को इन्होंने मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन जो है वो निकाला है, कि जिसके चलते ये कैजुअल रिलेशनशिप की एनालिसिस जो है वो कर सके, जो मैंने भी आपको बताया। तो ये बेसिक सी चीज थी जिसके बारे में पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो। इनका नाम जरूर ध्यान में रखना कि किनको जो है वो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है वो मिला और किस पर्पज के लिए मिला है, बस ये दो चीज बस ध्यान में रखो मेनली। और प्रधानमंत्री गति शक्ति के बारे में आपको बताइए, नेशनल मास्टर प्लान है, तो जरा बताओ कि कितनी मिनिस्ट्रीज को आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत, जल्दी बताओ। और मेन टारगेट जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का है क्या, या इस मास्टर प्लान का, नेशनल मास्टर प्लान का है क्या। तो देखो, प्रधानमंत्री गति शक्ति, गति शक्ति, गति शक्ति लॉजिस्टिक सेक्टर, राइट। गति मतलब ऑब्वियसली बात है, गति मतलब तेज, ठीक है, आपका सामान जो है वो आप तक जो है वो जल्दी पहुंच सके, स्मूथली पहुंच सके, राइट। मतलब ये क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छा स्मूथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करोगे, यानी कि आप लॉजिस्टिक सेक्टर पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी, शिपिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका घर ये है, अब सीधा रास्ता आपके घर के लिए जो है वो कोई भी नहीं है, आपके घर के आने के लिए जो है वो ऐसे गोल घूमकर जो है वो आना पड़ रहा है, राइट, आपके घर तक। तो अब ये गाड़ी जब गोल घूम घूम के जाएगी, राइट, तो क्या होगा, उसमें पेट्रोल जो होगा वो ज्यादा लगेगा, और पेट्रोल ज्यादा होगा, उसमें जो सामान जो होगा, तो ऑब्वियस बात है उसमें शिपिंग कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बात बिल्कुल वैसा ही है, इनको क्या करना है, इनको लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस करना है। और कैसे रिड्यूस करेंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। तो ये प्लान इसी का ही हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ये कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, हर मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसका उपयोग करते हुए जल्दी जल्दी सामान जो है वो उसको हम लोग पहुंचा सकें बेनिफिशियरी तक, और वो भी कम कॉस्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करके।
तो ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका प्रधानमंत्री गति शक्ति का हमें देखने को मिल रहा है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी और इसमें रोड और हाईवेज है, रेलवेज है, शिपिंग है, पेट्रोलियम गैस है, पावर है, टेलीकॉम है, शिपिंग, एविएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें 16 मिनिस्ट्री, और हालांकि शायद इसमें लिखा नहीं है, बट आप अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 सेक्टर्स, 16 मिनिस्ट्री और 7 सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किए गए हैं अभी, राइट, कि जिसके चलते ये आपस में मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करें और वेरियस प्रोजेक्ट्स जो है उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने पर प्लान करें, राइट। क्योंकि होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि रोड और हाईवेज की मिनिस्ट्री है, राइट। अब इन्हें जो है वो एक रोड बनवाना है, उसी समय पानी की पाइपलाइन जो है वो खुदवाने के लिए दूसरी वाटर डिपार्टमेंट जो है वो आ गया, इन्होंने रोड क्रिएट कर दिया, नया कराया, और यहाँ पर आकर पानी की पाइपलाइन जो है बिछवाने के लिए रोड को खोद दिया। मतलब आपने रोड बनाने पे खर्चा कर दिया और तुरंत उसके कुछ दिन बाद रोड को तोड़ दिया। ऐसा आपने देखा हो, आपके घर के आसपास होता है, रोड बनती है और फिर तोड़ दी जाती है, राइट, उसमें गड्ढा कर दिया। लोग परेशान होते हैं ना कि भाई अगर गड्ढा कर रही है तो पहले गड्ढा कर ले फिर रोड बना ले, क्यों इतना नुकसान कर रहा है टैक्स के, मतलब जो लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसों का क्यों नुकसान जो है वो किया जा रहा है, राइट। तो ऐसे लोग गाली बकते हैं और ये बात सही भी है। बट अब इससे फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपस में मिनिस्ट्रीज अपने अपने प्लान जो है वो शेयर करेंगे, और दूसरी और बहुत बड़ी बात, एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्रॉस चेक कर सकेंगे, जिससे कि प्रोग्राम जो है वो बेटर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इंप्लीमेंट भी हो सकेगा और तेजी से जो है वो कंप्लीट हो सकेगा। और वेरियस क्लियरेंसेस वगैरह जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से जो लेना पड़ता है एक प्रोजेक्ट को, राइट, एक प्रोजेक्ट को जो है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास भी जाना पड़ेगा, वेरियस मिनिस्ट्री के पास जो है उसको वो एप्लीकेशन अपनी देनी पड़ेगी, हर एक से क्लियरेंस जो है वो लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है उस पर, राइट। तो अब जब ये हर मिनिस्ट्री के पास जाएगा, हर डिपार्टमेंट के पास जाएगा क्लियरेंस के लिए, तो उसमें टाइम लगेगा। बट ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ये प्रोजेक्ट अगर रहेगा, और जहां पर 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ हमें देखने को मिल रही है, तो वो उसका प्रोजेक्ट जो होगा वो जल्दी जल्दी क्लियर हो सके, यानी कि सरकारी प्रोजेक्ट जो होंगे वो जल्दी जल्दी बहुत तेजी से क्लियर हो सकेंगे, राइट। मेन एम यही है कि होलिस्टिक प्लानिंग जो है वो करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है। तो ये चीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड पोर्टल जो है इसमें 200 लेयर जियो स्पेशियल डेटा जो है वो ऑफर किया जा रहा है, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जैसे कि रोडवेज, हाईवेज, रेलवेज, टोल प्लाजा, सबका डेटा जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, एज वेल एज जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, फॉरेस्ट की, रिवर की, राइट, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज की, सब कुछ इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है कि उसको क्लियरेंस, देखो क्लियरेंस ऑब्टेन करने में मदद मिलेगी, प्लानिंग करने में मदद मिलेगी इन सब डेटा से। तो ये सब चीजें इसके अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग को नजर आ रही है। ये पोर्टल जो है वो अलाउ करेगा वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं, राइट, रियल टाइम में प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो कितनी जल्दी से जो है वो आगे बढ़ रहा है, राइट, कितना उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। एंड ऑब्जेक्ट जो है ये इंश्योर करने का कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट नाउ हैज विजिबिलिटी ऑफ ईच अदर्स एक्टिविटी, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर जो है वो देख सके, एक दूसरे की गतिविधियों को जो है वो चेक कर सके, राइट। तो ये चीज है। और इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि डिपार्टमेंट जो है विल एबल टू प्रायोरिटाइज देयर प्रोडक्ट थ्रू क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शन, अलग अलग सेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके वेरियस डिपार्टमेंट जो है वो अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है उसको प्रायोरिटी पे रख सकेंगे, राइट। और इसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो बूस्ट हो सकेगी, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा, और अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट अगर रिड्यूस होगा तो ओवरऑल हमें देखने को मिलेगा कि गुड्स का प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस होगा, सस्ते रेट में लोगों को और जल्दी जो है वो सामान मिल सकेगा। और साथ ही साथ कई बार क्या होता है, एक मिनिस्ट्री एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, सिमिलर उसी प्रोजेक्ट पर वो दूसरी मिनिस्ट्री भी काम कर रही होती है। इसका एग्जांपल मैंने उसी समय आपको पहले बताया था, जैसे कि एक मिनिस्ट्री है यहाँ पर, जैसे लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात कर लेते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं, या फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मंदिर के आसपास के एरिया पर वो स्वच्छता कैंपेन चला रही है, सेम उसी मंदिर के आसपास जल शक्ति मिनिस्ट्री भी स्वच्छता कैंपेन चला रही है, राइट। तो अब ये दोनों मिनिस्ट्री जो है वो एक ही टाइप के जो है प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो फालतू में जो है वो फंडिंग जो है वो इसकी वेस्ट हो रही है, राइट। तो ये चीज है, तो ये सब वेस्टेज जो है वो रुकेंगे और इस प्रकार के जो डुप्लीकेशन जो है वो रिड्यूस होंगे। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और आज की डेट में आवश्यकता भी है बहुत ज्यादा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हमारे यहाँ है, नए नए रोड जो बनाए जाते हैं उन पर गड्ढा जो है वो खोद दिया जाता है वाटर डिपार्टमेंट के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए, वही जो एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर पहले आपको दे रहा था। दिस हैज बैडली अफेक्टेड, इसने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया और कंट्री के अंदर मूवमेंट को अफेक्ट किया। एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया के अंदर जो है वो हमारी जीडीपी का 13 से 14% हमें देखने को मिलता है, एज कंपेयर टू जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके आज जीडीपी का मात्र 7 से 8% ही लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, तो जस्ट आधा। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग इस प्रकार से बढ़ा देंगे, बढ़िया कर देंगे, तो हमारी जो कॉस्ट होगी इस प्रकार की लॉजिस्टिक कॉस्ट वो आधी हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो
सस्ते रेट में जो है वो मार्केट पे उतर सकेंगे। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट इम्पैक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर्स विद इन द इकोनॉमी। वही ऑब्वियसली वाले लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर हाई होगी, शिपिंग कॉस्ट अगर हाई होगी, तो प्रोडक्ट के कॉस्ट भी जो होंगे वो हाई होंगे। तो ये चीज़ है, ये ओवरऑल टॉपिक पूरा का पूरा, और आज इसी टॉपिक के साथ अपना लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। एंड यूपीएससी 2022 बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर करंट अफेयर्स का पेड पैकेज भी जो है वो मिल जाएगा, पीडीएफ पेड पैकेज, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, पूरी डिटेल्स नीचे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल्स दी हुई है। राइट, तो चलो फिर अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।